हेलो फ्रेंड्स, स्पेशल सेट प्रैक्टिस जीके साइंस और करंट अफेयर्स के इस सीरीज में आपका स्वागत है। जो सीरीज आपको बिहार सिविल कोड के लिए, बिहार दरोगा के लिए, बिहार एसएससी के लिए और बीपीएससी के पीटी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, हम हर सब्जेक्ट से आपको रेशियो में क्वेश्चन को रखने का प्रयास करते हैं और उसका सॉल्यूशन भी करने का प्रयास करते हैं ताकि आपके रिजल्ट के लिए हर सब्जेक्ट को कैरी किया जा सके। हर सब्जेक्ट को जोड़ने का मतलब होता है रिजल्ट के काफी नजदीक तक आपको हम पहुंचाने का कोशिश करते हैं और इसका सॉल्यूशन आप निश्चित तौर पर रिवीजन के तौर पर सुनने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा वीडियो अगर लंबा भी होता है फिर भी इसको सुनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको केवल सुनना है और सुनने के बाद अगर रिवीजन हो जाता है 50 क्वेश्चन का प्रत्येक दिन, तो निश्चित तौर पर अभी तक 79 सीरीज चला है और जोड़ लीजिए कि कितना क्वेश्चन आपको रिवीजन हो जाएगा। तो लगातार रिवीजन करने का कोशिश करेंगे। एग्जाम तो अपने समय पर आएगा और जाएगा भी, आप रिजल्ट के पीछे न रह जाए, इसलिए उसकी तैयारी अग्रिम करें, उसकी तैयारी आगे करें और उसके बाद एग्जाम और तब फिर रिजल्ट की अपेक्षा कर सकते हैं। अगर इस केसीसी के यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको वीडियो ऐसा लगता है कि दूसरे स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल होता है तो इसे शेयर कर दिया कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लगता है तो। पीडीएफ अगर इसका चाहिए, प्रत्येक क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ भी वहां से ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं 79 सेट नंबर का। पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग क्या होता है? इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा फिगर के माध्यम से हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन क्या है, शुक्राणु और मूत्र दोनों कौन सा मार्ग जरूरी होता है दोनों के सेक्रीशन होने के लिए, दोनों को बाहर निकलने के लिए कौन सा मार्ग की, सामान्य मार्ग की आवश्यकता हमारे बॉडी में पड़ती है? तो देखेंगे फ्रेंड्स, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला टेस्टिकल के ऊपरी वाला ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है उसे कहते हैं एपिडाइडमिस, उसे एपिडाइडमिस कहा जाता है। क्लियर? एपिडाइडमिस का मतलब होता है अधिवृषण, जो वृषण के ऊपर में मौजूद होता है उसे अधिवृषण कहा जाता है। इस अधिवृषण से ही स्पर्म निकलता है और स्पर्म निकल के वैस डिफरेंसेस जिसे कहा जाता है, शुक्र वाहिका जिसे कहा जाता है हिंदी में, इसके माध्यम से यह शुक्र वाहिका यानी वैस डिफरेंसेस के माध्यम से यह चला जाता है आपको सेमिनल वेसिकल में। सेमिनल वेसिकल में जाके यह स्टोर हो जाता है और यह सेमिनल वेसिकल जो है वह यूरिनरी ब्लैडर जिसे मूत्राशय कहा जाता है, इसके ठीक बगल में स्थित होता है और यहां से यहां यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन यानी मूत्र मौजूद होता है। अब यह मूत्र जो होता है वह नीचे की ओर प्रोस्टेट ग्लैंड में जाकर मिलता है और यहां से स्पर्म भी ये वाला हिस्सा से इसी प्रोस्टेट ग्लैंड के माध्यम से कहेंगे यूरिनरी फ्लूइड भी यहां से निकलता है और यहीं से सेमिनल फ्लूइड भी निकलता है और प्रोस्टेट फ्लूइड भी यहीं से निकलता है और एक जगह जमा होके यह यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर रिलीज हो जाता है। जो ये मार्ग देख रहे हैं यूरेथ्रा, इस यूरेथ्रा को हिंदी में मूत्र मार्ग कहा जाता है। इसी मूत्र मार्ग के माध्यम से हमारे शरीर से सेमिनल फ्लूइड भी बाहर आता है और इसी यूरेथ्रा के माध्यम से हम लोग का शरीर का मूत्र भी बाहर आता है। तो ऑप्शन नंबर बी बनता है, दोनों का सामान्य मार्ग होता है मूत्र मार्ग जिसे यूरेथ्रा कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु की उस अवतल शीशे से दूरी ज्ञात करना है जिसकी फोकल दूरी 10 सेंटीमीटर है, जिससे उसकी वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना हो जाएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर जो होती है वो माइनस में होती है, जो कि दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। क्लियर? अब हम लोग मान लेंगे कि वस्तु से दर्पण की दूरी, वस्तु की दर्पण से दूरी कितनी होगी? तो दूरी मान लिया जाए x सेंटीमीटर दूरी होगी, मान लेंगे x सेंटीमीटर दूरी होगी। अब कहता है कि प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी कितनी हो जाएगी? तो प्रतिबिंब की दर्पण से
दूरी कितनी हो जाएगी? तो वस्तु से 4 गुनी कर रही है तो 4x सेंटीमीटर हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? हमें निकालना क्या है? यही वस्तु की दर्पण से दूरी कितनी होगी यही हमें निकालना है, यानी x का मान हमें निकालना है। अब दर्पण सूत्र क्या कहता है, ध्यान देंगे। दर्पण सूत्र कहता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यही हमारा दर्पण सूत्र कहता है, दर्पण सूत्र कहता है। अब इस सूत्र के अनुसार हम लोग बैठा लेंगे। क्या बैठाएंगे? 1/10 f करेंगे। 1/f बराबर माइनस में होगा बराबर 1/v। v का मान कितना दिया हुआ है? तो 1/4x दिया हुआ है v, यानी प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से, तो 4x प्लस 1/ वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी? u बराबर कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी x। क्लियर? अब हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x यहां पे हो जाएगा और यहां पे आपका 1 और प्लस 4 हो जाएगा बराबर इधर -1/10 हो जाएगा। बराबर लिखेंगे तो -1/10 बराबर हो जाएगा 5/4x। क्लियर है? अब ज्ञात करेंगे x बराबर क्या हो जाएगा इधर? तो 4x माइनस में बराबर 5 गुने 10। x बराबर निकालेंगे तो निकल जाएगा कितना? 50/4, इधर माइनस में आ जाएगा। क्लियर? अब इसको अगर इससे हम लोग काटते हैं तो निकल जाएगा कितना? 12 चौके 48, 12.5 सेंटीमीटर x का मान आ जाता है। तो आंसर जो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका सही आंसर, 12.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट 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 के प्राणी अगतिशील होते हैं। किसके प्राणी जो होते हैं वो अगतिशील होते हैं? फाइलम का नाम दिया हुआ है और पूछ रहा है किसके प्राणी जो होते हैं वो अगतिशील होते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले देखेंगे, दिया हुआ है पोरीफेरा संघ। ये पोरीफेरा संघ के जो प्राणी होते हैं वो अगतिशील होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का चलन अंग नहीं पाया जाता है। पोरीफेरा संघ के जंतुओं में चलन अंग जो होता है वो नहीं पाया जाता है। क्लियर? इसकी विशेषता क्या होता है? सबसे पहली बात देखेंगे, पोरीफेरा शब्द का, केवल सुनने के लिए रिवीजन के तौर पर, पोरीफेरा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट ग्रांट के द्वारा 1825 ईस्वी में किया गया था। क्लियर है? यह एक फाइलम होता है और ध्यान देंगे यह बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस संघ में आने वाले जो जंतु होते हैं वो साधारणतः स्पॉन्जी होते हैं और इसकी विशेषता होती है कि ये बहुकोशिकीय जलीय जीव होते हैं जो साधारणतः या तो चट्टान पर मौजूद होते हैं या ठोस पदार्थों पर ये मौजूद होते हैं। आकृति इसकी अनियमित होती है और पुनरावृत्ति पाई जाती है इनके शरीर में। मतलब अगर शरीर खत्म हो गया तो काट दिया जाए तो यह पुनर्विकास शरीर का कर लेता है और इसका आकृति भी अनियमित होता है, बेलनाकार होता है, अंडाकार होता है और शाखा के रूप में भी बटा हुआ होता है। कोई भी उत्तक इसके शरीर में मौजूद नहीं होता है, यानी यह टिश्यूलेस होता है। और भी ध्यान देंगे कि इसके शरीर के इसके शरीर के वॉल पर यानी शरीर भित्ति पर, बॉडी वॉल पर अनेक प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं जिसे ऑस्टिया कहा जाता है। क्लियर? और इसमें किसी भी प्रकार का गतिशीलता नहीं पाई जाती है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। एक बारी बारी से थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। सिलेंट्रेट, प्लेटीहेलमिन्थिस और निमेटोड के बारे में भी। सिलेंट्रेट के बारे में अगर यदि जो देखते हैं तो देखते हैं इसे निडेरिया भी कहा जाता है। सिलेंट्रेटा फाइलम को निडेरिया भी कहा जाता है। ध्यान देंगे, निडेरिया भी इसे कहा जाता है। सिलेंट्रेट शब्द एक ग्रीक भाषा का शब्द होता है और इसका प्रयोग सर्वप्रथम लुकर्ट नामक विद्वान के द्वारा 1847 ईस्वी में किया गया था। ध्यान दीजिएगा, यह एक जलीय अधिकांश समुद्री एकांकी और संघचारी जंतु के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ये बहुकोशिकीय ये भी होते हैं और इसके अंदर सिर्फ एक ही कैविटी पाई जाती है जिसे सिलेंट्रियन कहा जाता है या अंतर गुहा कहा जाता है। इनका शरीर अर्य समितीय होता है और सिर इसमें नहीं पाया जाता है। इसमें गुदा भी, एनस भी नहीं पाया जाता है। पाचन गुहा थैली के रूप में इसमें
पाया जाता है और मुख के चारों ओर लंबे लंबे संस्पर्शक पाए जाते हैं, यानी टेंटिकल्स के रूप में पाए जाते हैं इसके मुंह के चारों तरफ। क्लियर। श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र एवं परिसंचरण तंत्र इसमें नहीं पाया जाता है सेलेंट्रेटा के अंतर्गत। क्लियर। इसके उदाहरण में हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन, मूंगा, ऑरेलिया, गोर्गोनिया ये सभी को शामिल किया जाता है। जबकि प्लैटीहेल्मिन्थिस की अगर बात करेंगे तो प्लैटीहेल्मिन्थिस संघ जो होता है इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गिगेनवार नामक विद्वान के द्वारा 1899 ईस्वी में किया गया था तथा इसकी विशेषता ये होते हैं कि यह जंतुओं में आश्रय पाते हैं, यानी जंतु पर ही यह आश्रय होते हैं। कांटे और चूसक इसके शरीर पर पाए जाते हैं। शरीर में किसी भी प्रकार की कैविटी नहीं पाई जाती है। क्लियर। इसके अलावा इसके अंतर्गत जो जीव शामिल किए जाते हैं प्लेनेरिया, फैसियोला, सिस्टोसोमा, टीनिया ये सभी को प्लैटीहेल्मिन्थिस के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। निमेटोड के अंतर्गत अगर बात किया जाए निमेटोड के अंतर्गत तो इसे एस्केलमिन्थिस भी कहा जाता है। इसी का एक और नाम है एस्केलमिन्थिस। एस्केलमिन्थिस भी इसे कहा जाता है और इसे देखा जाए तो यह साधारणतः गोल कृमि, इसे ही साधारणतः गोल कृमि या राउंड बॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा कुछ विशेषता इसकी जो है ये जलीय होते हैं, स्थलीय या परजीवी भी ये हो सकते हैं। इसका शरीर बेलनाकार होता है, लंबे लंबे धागे जैसा भी होता है और अखंडित शरीर होता है। दोनों सिरे नुकीले होते हैं, 2 सिर पाया जाता है आगे और पीछे और दोनों नुकीले होते हैं। शरीर का कड़ा जो होता है वो क्यूटिकल का बना हुआ होता है। द्विपार्श्विक सममित शरीर इसका होता है। कृत्रिम देह गुहा इसमें पाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अधिकांशतः ये जो फाइलम होते हैं उसके जीव परजीवी प्रकार के होते हैं और अपने पोषकों में रोग उत्पन्न कर लेते हैं, यानी जिस पर यह जीवित रहते हैं उसी को रोग उत्पन्न कर लेते हैं। इसके अंतर्गत ट्राइकिनेला, एस्केरिस, एंकेलाइलोस्टोमा तथा बुचरेरिया इत्यादि को शामिल किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यौगिक CH3 का क्या नाम होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CH3 का नाम क्या होता है, तो ध्यान देंगे इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं C2H6 के रूप में। अब C2H6 जो है वह ध्यान देंगे जिसमें कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाकर अगर कार्बन की संख्या 2 है तो उसे कहेंगे हम लोग क्या, ईथ कहेंगे। उसे हम लोग ईथ कहेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, इसी प्रकार से पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। तो मीथ में कार्बन की संख्या 1, ईथ में कार्बन की संख्या 2, प्रोप में कार्बन की संख्या 3 और ब्यूट में कार्बन की संख्या 4 होता है। इसी प्रकार से पेंट में 5, हेक्स में 6, हेप्ट में 7, ऑक्ट में 8, नन में 9 और डेक में पाया जाता है 10 कार्बन की संख्या। क्लियर। तो पहली बात तो इसमें कार्बन की संख्या 2 है, इसका मतलब होगा एथ। क्लियर। अब एन होगा कि इन होगा कि आइन होगा ये भी ध्यान देंगे। तो हम लोग जानते हैं कि एल्केन, हिंदी में लिखते हैं, हम लोग जानते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के रूप में। एल्केन जो होता है इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2 होता है। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा ये इसमें क्या है, तो CnH2n+2 इसमें पाया जाता है। क्यों? क्योंकि देख लीजिए यहां पे Cn अगर बैठा देते हैं H2n+2 तो Cn के जगह पर कितना है 2, H2 और इंटू 2 और +2 हो जाएगा, यानी C2H6 के रूप में है। इसका मतलब है कि यह एल्केन ग्रुप में शामिल किया जाएगा और चूंकि कार्बन की मात्रा इसमें 2 है इसलिए एथ शामिल किया जाएगा तो एथेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 डिग्री C पर की 20 ग्राम बर्फ को
100 डिग्री सी पर गर्म 40 ग्राम पानी में मिलाया गया तो परिणामी ताप जो होगा वह कितना होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, परिणामी ताप इसका कितना होगा। तो सबसे पहली बात समझेंगे, इसको समझने वाला क्वेश्चन है कि 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कितना ग्राम बर्फ है। तो 0 डिग्री सी पर बर्फ जो है वह 20 ग्राम बर्फ है। क्लियर। और 10 डिग्री सी पर जल जो है वह कितना है, 40 ग्राम जल मौजूद है। क्लियर, इतना ही है, 40 ग्राम पानी है। अब समझिएगा कि बर्फ के लिए, बर्फ जो होता है उसको पिघलाने के लिए, बर्फ को पिघलाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा होगी वह कितनी होगी। तो उसे ही हम लोग लिखेंगे डेल या डेल्टा क्यू आई, आइस के लिए डेल्टा क्यू आई, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, बर्फ को पिघलाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा होगी उसे ही कहेंगे डेल क्यू आई, आई का मतलब आइस। क्लियर। तो यह कितना हो जाएगा, 20 है मास दिया हुआ, बर्फ का मास दिया हुआ 20 ग्राम, गुना प्रत्येक ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए आवश्यक ऊष्मा जो होता है वह 80 ग्राम होता है, 80 कैलोरी ऊष्मा होता है। तो 20 ग्राम है तो 80 को गुना कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 1600 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी बर्फ को पिघलाने के लिए। क्लियर। अब सेम सिचुएशन यही चीज करेंगे, तो डेल्टा क्यू डब्ल्यू इस बार निकाल लेंगे, तो डेल्टा क्यू डब्ल्यू निकाल लेंगे। आवश्यक ऊष्मा की वह मात्रा पानी को जल को बर्फ में मिलाया जाता है तो पानी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। बर्फ में मिलाएंगे पानी को तो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अब 0 डिग्री सी ताप वाले 40 ग्राम जल है, उसको बर्फ में अगर मिलाएंगे तो जल जो होगा वह ठंडा हो जाएगा। तो ऊष्मा क्या होगी, बाहर निकलेगी। अब जो वही ऊष्मा बाहर निकलेगी उसे डेल्टा क्यू डब्ल्यू के रूप में हम लोग व्यक्त कर लेंगे। और डेल्टा क्यू डब्ल्यू जो है वह ध्यान देंगे, मास कितना दिया हुआ है वाटर का, 40 ग्राम, और 40 ग्राम जल को जो ठंडा होगा उसके लिए प्रत्येक कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। तो 1 से गुना करेंगे, गुना कितना हो जाएगा, 10 डिग्री सी तापमान दिया हुआ है, यहीं पे टी भी लिख दीजिए। तो तापमान दिया हुआ है जो कि बर्फ में मिलाने पर ठंडा होगा, तो कितना आ जाएगा आपको, 400 कैलोरी आ जाएगा। अब इस बर्फ को कह रहा है कि पानी में मिलाया जाता है तो परिणामी ताप कितना होगा। अब इस बर्फ को पानी बनाने के लिए आपको चाहिए 1600 कैलोरी, लेकिन मिल कितना रहा है, 400 कैलोरी। इसका मतलब है कि अभी भी बर्फ जो है वो पूरी तरीका से पिघल नहीं पाएगा। तो जब पिघल ही नहीं पाएगा तो वह 0 डिग्री पर बना हुआ रह जाएगा। इसका मतलब है कि परिणामी ताप 0 डिग्री सी ही रह जाता है, क्योंकि इसको 400 कैलोरी ऊष्मा मिल रहा है पानी से, और चाहिए कितना बर्फ को पिघलने के लिए, 1600 कैलोरी। तो 0 डिग्री सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मोल होते हैं, कितने मोल होते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मोल बराबर होता है, फॉर्मूला क्या, मोल बराबर फॉर्मूला होता है कुल भार बटा आणविक भार, आणविक भार। अब कुल भार तो दिया हुआ है 25 ग्राम, कुल भार 25 ग्राम, लेकिन क्या आणविक भार दिया हुआ है, तो H2SO4 का आणविक भार पहले निकाल लेंगे, आणविक भार। तो H2SO4 का आणविक भार निकालने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन का अनुभार कितना, 1 होता है। अणु कै गो है, हाइड्रोजन 2 है। क्लियर, अणु 2 गो है, और प्लस S का अनुभार कितना होता है, तो S का अनुभार होता है 32, और अणु तो सल्फर का एक ही है, तो सल्फर का अनुभार 32 होता है, और ऐड करेंगे तो ऑक्सीजन का अनुभार होता है 16, और कई अणु है, 4 अणु है ऑक्सीजन का। तो कर दिए, बराबर आणविक भार कितना निकल जाएगा, बराबर कर दीजिए, 2 हो गया प्लस 32 और प्लस 16 64, 4 2 6 2 8 8
और 6 3 9, 98 हो गया H2SO4 का आणविक भार हो गया, आणविक भार हो गया। क्लियर, अब निकल गया। अब कुल भार दिया हुआ है आपका 25 और आणविक भार आपका दिया हुआ है कितना, 98 आ गया, बराबर कितना हो जाएगा, 0.255 हो जाएगा, यानी 0.225 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया था? कर सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, जरा गौर करेंगे। ऑप्शन 4 आपके पास दिया हुआ है, नरसिम्हम समिति, खुसरो समिति, रंगराजन समिति और राजा चेलैया समिति। बारी बारी से देखेंगे। नरसिम्हम समिति का संबंध किससे रहा है, वित्तीय सुधार से, बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय सुधार से, बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय सुधार से संबंधित रहा है। तो ये कर सुधार तो होगा नहीं, तो ये आंसर तो पहले ही कट गया। खुसरो समिति का संबंध कृषि शाख से है, कृषि शाख से है खुसरो समिति का संबंध, तो ये भी आपका आंसर कट गया। रंगराजन समिति का संबंध भुगतान संतुलन से है, भुगतान संतुलन से है, तो ये भी आंसर कट गया। राजा जे चेलैया समिति का संबंध है कर सुधार से, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होता है, तो गल्फ स्ट्रीम जो होता है महासागरीय दाब के कारण उत्पन्न होने वाला एक प्रकार का जलधारा होता है। यह जलधारा जो है वह निम्न अक्षांश में उष्ण कटिबंधीय से उष्ण समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर चलने वाला एक गर्म जलधारा होता है। यह गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा होता है जो एटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा होती है, जो कहां से कहां तक, निम्न अक्षांश में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर चलने वाली धारा होती है। चक्रवात फिर क्या होता है, तो चक्रवात निम्न दाब वाला एक केंद्र होता है, जिसमें केंद्र में निम्न दाब होता है और उसकी तुलना में बाहर में हाई प्रेशर यानी उच्च दाब होता है। तो नियम ही है पवन का कि हाई प्रेशर से पवन लो प्रेशर की ओर चलती है, उसे ही चक्रवात कहा जाता है। तो यहां ध्यान देंगे, केंद्र में निम्न दाब वाला पवन, केंद्र में निम्न दाब वाला एक पवन होता है जिसे चक्रवात कहा जाता है। यह चक्रवात जो होता है अनेक प्रकार का होता है, जैसे टोर्नेडो, हरिकेन्स, टाइफून, ये सभी चक्रवात के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम कब बन जाएगा? तो संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम तब बन जाता है जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर उस पर हो जाता है। अब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर जो करते हैं उसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में किया गया है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी संसद में प्रस्तुत बिल होता है उसे कहा जाता है विधेयक, उसे विधेयक कहा जाता है। अब यह विधेयक जो होता है वो अधिनियम यानी एक्ट का रूप तब धारण करता है जब राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति हस्ताक्षर अनुच्छेद 111 के तहत करते हैं। राष्ट्रपति चाहे तो इस पर हस्ताक्षर नहीं भी कर सकते हैं एक बार के लिए, तो जो नहीं कर सकते हैं जेबी वीटो का प्रयोग करके राष्ट्रपति स्वयं उसे अपने पास रख सकते हैं। क्लियर? और लेकिन जब वही विधेयक दोबारा राष्ट्रपति के पास अगर आ जाता है तो राष्ट्रपति इस बार उस पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होते हैं और राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना पड़ता है। यह प्रावधान जो राष्ट्रपति को एक बार रखने का प्रावधान है वह 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। 1978 के पहले राष्ट्रपति एक बार कोई भी विधेयक संसद से पारित होकर आ जाता था तो राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होते थे, लेकिन 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 ईस्वी कहा गया कि राष्ट्रपति के पद को गौरवान्वित करने के लिए, पद को मान्यता देने के लिए और भी योग्य बनाने के लिए उसे एक बार अपने पास राष्ट्रपति विचारार्थ रख सकते हैं। लेकिन जब वही विधेयक दोबारा आ जाएगा तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होते हैं। क्लियर? अब राष्ट्रपति हस्ताक्षर जो है
राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने की आवश्यकता कुछ विधेयक में नहीं भी पड़ती है। जो विधेयक को राष्ट्रपति स्वयं पहले देख के संसद में प्रस्तुत होता है, वैसे विधेयक पर राष्ट्रपति की हस्ताक्षर की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि राष्ट्रपति उस पर पहले ही हस्ताक्षर कर देते हैं, उसके बाद संसद में प्रस्तुत होता है। जैसे कि धन विधेयक, धन विधेयक जो होता है वह उस पर राष्ट्रपति जो होते हैं बाद में हस्ताक्षर न करके संसद में प्रस्तुत होने से पहले राष्ट्रपति के मर्जी से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर है? तो आपका सही आंसर होता है कि राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद कोई भी विधेयक, अधिनियम या एक्ट का रूप धारण कर सकती है, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है, जबकि कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध है। मेट्टूर बांध जो है वह कावेरी नदी पर है। दामोदर नदी पर पंचेत बांध जो है वो दामोदर नदी पर है, तथा दुर्गा बैराज बांध जो है वह बनाया गया है दामोदर नदी पर। दामोदर नदी पर ही पहली नदी घाटी परियोजना 1948 ईस्वी में बनाया गया था, जिसे आधुनिक भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा परियोजना जो है वो तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। तुंगभद्रा परियोजना जो आंध्र प्रदेश प्लस कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है? एटलांटिक महासागरीय समुद्री मार्ग जो है वो सबसे व्यस्त है, क्योंकि इस एटलांटिक महासागर में एटलांटिक महासागर जो है इसके किनारों पर कई प्रकार के महासागरीय नाव, बोट, स्टीमर को लगाने का जगह है, क्योंकि कई देशों से यह होके गुजरता है। इसका आकार अंग्रेजी के एस आकार का होता है और इसके किनारों पर लगाने के लिए, बड़े बड़े स्टीमर को लगाने के लिए जो है बंदरगाह की स्थापना उपयुक्त मानी जाती है और स्थापना किया भी गया है, जिस कारण से सबसे ज्यादा व्यस्त जो है वो एटलांटिक महासागर ही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है? पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है। जो यह चंद्रबरदाई जो है वह पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र के बारे में विशेष रूप से पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक में चर्चा किया है। तो पृथ्वीराज रासो किससे संबंधित है? पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान से संबंधित है पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचना चंद्रबरदाई के द्वारा किया गया था। कल्हन ने राज तरंगिणी नामक पुस्तक की रचना किया था, जिसमें इन्होंने कश्मीर के प्राचीन इतिहास की चर्चा किया है। कल्हन के द्वारा राज तरंगिणी की चर्चा की है, जो जम्मू कश्मीर के इतिहास से है, कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। राज तरंगिणी जो कल्हन के द्वारा रचित है। अब ध्यान देंगे, वाल्मीकि मुनि को भारत का आदि कवि कहा जाता है। इन्हें भारत का आदि कवि की संज्ञा दिया गया है। वाल्मीकि मुनि के द्वारा ही रामायण नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। हर्षवर्धन ने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक पुस्तक की रचना जो है वो हर्षवर्धन के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण, माउंट आबू पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सोलंकी वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था, तथा सोलंकी वंश में ही बिमल पाल और तेजपाल नामक दो मंत्रियों ने इस जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। तो यहीं पर लिख लेंगे बिमल पाल और तेजपाल, बिमल पाल प्लस तेजपाल, दोनों भाई थे। तेजपाल, बिमल पाल और तेजपाल नामक विद्वान नामक शासक के द्वारा, मंत्री के द्वारा ही सोलंकी वंश के थे,
और इन्हीं के द्वारा माउंट आबू पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। यह माउंट आबू जो है समझेंगे अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर जो अजमेर में है, वहीं पर माउंट एवरेस्ट इसी गुरु शिखर पर अजमेर में स्थित है गुरु शिखर, और इसी गुरु शिखर पर माउंट आबू पर्वत स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया? 44वां संवैधानिक संशोधन। पहले संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार था। मूल अधिकार की चर्चा पहले मूल अधिकार में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 में भी दर्जित था और अनुच्छेद 31 में भी दर्जित था, दोनों ही अनुच्छेदों में दर्जित था। लेकिन 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 ईस्वी में मूल अधिकार से हटाकर संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, और वर्तमान यह हुआ कब था? 1978 ईस्वी में। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 300 के क में जोड़ दिया गया है, जो कि एक कानूनी अधिकार है। क्लियर। यह एक कानूनी अधिकार है। 42वां संवैधानिक संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, लघु संविधान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था और इसमें कुल 59 प्रावधान को जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से नए शब्द जोड़े गए थे? तो नए शब्द जोड़े गए थे वह है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता एवं अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता तथा अखंडता, ये तीन शब्द जो है 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। क्लियर है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या इसी को धर्मनिरपेक्ष भी कहा जाता है, तो पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष तथा एकता और अखंडता जैसे शब्द को जोड़ा गया है, प्रस्तावना में जोड़ा गया था, और प्रस्तावना को संविधान का दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर जापान का मैनचेस्टर कहलाता है? तो जापान का मैनचेस्टर ओसाका शहर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर की बात किया जाए तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब मैनचेस्टर समझेंगे कि क्या है। मैनचेस्टर जो होता है ना, वो दुनिया का सूती वस्त्र उत्पादक प्रमुख केंद्र जो होता है, वह सूती वस्त्र उत्पादन का, उसे ही मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि मैनचेस्टर शहर इंग्लैंड में स्थित है, जहां सूती वस्त्र का उत्पादन विश्व भर में सबसे प्रमुख रूप से किया जाता है। अतः दुनिया के वैसे स्थान जहां पर सूती वस्त्र का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है, उस स्थान पर वहां का उसे मैनचेस्टर शहर कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, जबकि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, और जापान का मैनचेस्टर ओसाका शहर को कहा जाता है। सूती वस्त्र के जन्म की बात किया जाए तो सूती वस्त्र का जन्म जो हुआ था वो भारत देश में ही हुआ था। भारत में सूती वस्त्र कृषि पर आधारित भारत का सबसे बड़ा उद्योग केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की साक्षरता दर की अगर बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनगणना से लगातार क्वेश्चन देता रहता है, तो समझेंगे साक्षरता दर जो है बिहार का वो है 61.8% बिहार की साक्षरता दर है। वही अगर बात किया जाए बिहार के पुरुषों की साक्षरता दर तो 71.2% है, यानी ये पुरुष साक्षरता दर बिहार में हो गया। और महिला साक्षरता दर की बात किया जाए तो 51.5%, तो महिला साक्षरता दर हो गया। जबकि ध्यान दिया जाए कि बिहार का सबसे साक्षर जिला कौन सा है, तो रोहतास बिहार का सबसे साक्षर जिला है, और रोहतास की साक्षरता जो है वो 73.37% है। रोहतास
सबसे साक्षर जिला में बिहार का रोहतास है, जहां की साक्षरता 73.37% है। जबकि न्यूनतम साक्षरता बिहार का कौन सा न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है? पूर्णिया है। पूर्णिया की साक्षरता की ओर ध्यान देंगे तो 51.08% यहां की साक्षरता है। लेकिन अगर वही बात किया जाए सर्वाधिक पुरुष साक्षरता किस जिले में है तो रोहतास में है 82.88%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है जो 56.06% रखता है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला पूछेगा तो रोहतास है और न्यूनतम महिला साक्षरता जिला सहरसा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बिजली से जुड़ी सभी समस्याओं का घर बैठे समाधान हेतु बिहार सरकार के द्वारा इनमें से किस ऐप को जारी किया गया है? बड़ा अच्छा ऐप है सुविधा ऐप। ऑप्शन नंबर बी, सुविधा ऐप जो है वो बिजली से जुड़ी हुई सभी समस्याओं का हल करने के लिए बड़ा उपयुक्त ऐप को बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है, जो ऊर्जा विभाग के द्वारा। यह सुविधा ऐप जो है वह बिहार के ऊर्जा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। अनमोल ऐप बिहार सरकार के द्वारा ही जारी किया गया एक ऐप है जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, बिहार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यह जारी किया गया है, जिसमें मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी। क्लियर। दृष्टि ऐप भी बिहार से संबंधित, बिहार से रिलेटेड ऐप है और इसे जल संसाधन विभाग के द्वारा, जल संसाधन विभाग के द्वारा दृष्टि ऐप को जारी किया गया है, जिसमें बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी। संजीवनी ऐप भी बिहार से संबंधित ही ऐप है जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया गया है और इस संजीवनी ऐप के तहत कोरोना की जांच एवं इलाज से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियां मिल सकेगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिषेध रीट जो है किसके विरुद्ध जारी नहीं हो सकती है? तो प्रतिषेध रीट जो है वो कार्यकारी निकायों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। यह केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध ही जारी किया जाता है। प्रतिषेध रीट जो है वो कार्यकारी निकाय अर्थात की कार्यपालिका तथा विधायिका के विरुद्ध कभी भी जारी नहीं किया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एविडेंस एक्ट का हिंदी में क्या अर्थ होता है? इसका मतलब होता है साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1882 ईस्वी में बनाया गया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1882 ईस्वी में बनाया गया था। सॉरी 1882 नहीं, 1872 ईस्वी में बनाया गया था। 1872 ईस्वी में भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। अगर कोई वस्तु है, इस वस्तु को हम अगर बल लगाएंगे और यह वस्तु अगर मेरे बल लगाने से अगर यहां भी स्थापित हो गया, इसका मतलब है कि मेरे द्वारा किया गया कार्य है। किसी वस्तु पर, दीवार पर रात भर हम धक्का देते रहे और एक जगह से दूसरे जगह पर यह भी स्थापित होने नहीं किया, इसका मतलब है कि मेरे द्वारा किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। तो विस्थापन अगर नहीं होगा किसी वस्तु में बल लगाने पर तो कार्य नहीं होगा, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है? बल और गुणे विस्थापन। विस्थापन, तो बल लगाएंगे तो विस्थापन होना जरूरी है, तभी कार्य कहलाएगा, अन्यथा कार्य शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण को हाल ही में मंजूरी दी है? तो आरक्षण को हाल ही में मंजूरी दी है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। क्षैतिज रूप से 10% का क्षैतिज आरक्षण दिया है। क्षैतिज आरक्षण 10% का क्षैतिज आरक्षण जो है वह उत्तराखंड सरकार के द्वारा सभी कार्यकर्ताओं को दिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस शहर में होगी? वाराणसी शहर में आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में एससीओ संघाई सहयोग संगठन के मंत्रियों की बैठक होगी। संघाई सहयोग संगठन जो है उसकी स्थापना 2001 में किया गया था। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो मानव नेत्र के रेटिना पर जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है, ध्यान दीजिएगा, उल्टा होता है, वास्तविक होता है और छोटा होता है। तो वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या होता है। एसिटिक एसिड जो है एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम होता है और इसके रासायनिक सूत्र की बात करेंगे तो CH3COOH होता है। CH3COOH एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड होता है। जबकि फॉर्मिक एसिड की बात करेंगे तो चींटी के डंक में पाया जाता है, यह CH2O2 के रूप में रासायनिक सूत्र होता है। जबकि प्रोपेनोइक एसिड की बात करेंगे तो C3H6O2 होता है। C3H6O2 होता है। ब्यूटेनोइक एसिड की बात करेंगे तो C4H8O2 होता है। C4H8O2 होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोल्डर यानी टांका के घटक कौन कौन से होते हैं। तो PB और SN होता है। सीसा और टीन होता है। सीसा PB और टीन SN होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। परसेंटेज के रूप में भी कभी कभी पूछ देता है तो SN का प्रतिशत जो होता है वह ज्यादा होता है 67% और PB यानी सीसा का प्रतिशत जो होता है वह होता है 33% शोल्डर में यानी टांका में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा कॉपर और जिंक है। तो कॉपर और जिंक जो होता है वह कॉपर और जिंक मुंज मेटल बनता है। मुंज मेटल जो है वह कॉपर और जिंक को मिलाने से बनता है मुंज मेटल, जिसमें कॉपर का परसेंटेज 60% होता है और जिंक 40% के रूप में मौजूद होता है। Cu और Sn की बात करेंगे यानी कॉपर और टीन की बात करें तो इससे बनता है कांसा। इससे बनता है कांसा जिसमें कॉपर का परसेंट 90% होता है और Sn यानी टीन जो होता है वह 10% के रूप में पाया जाता है। लेड और टीन जो है PB और Zn तो है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः QWERTY कीबोर्ड की कितनी कुंजियां होती है। QWERTY कीबोर्ड की कुंजियों की संख्या अगर यदि जो देखा जाए तो वो होता है ऑप्शन नंबर डी 104 होती है। अब QWERTY कुंजी को QWERTY कुंजी क्यों कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि यह कीबोर्ड जो होता है ना, कीबोर्ड का ऊपर वाला जितना भी अक्षर होता है, ऊपर वाला, ऊपर किनारे का ऊपरी लाइन जो होता है वह QWERTY के रूप में लिखा हुआ होता है। इसलिए ही इसे QWERTY कीबोर्ड के नाम से जाना जाता है। अक्षरों के सबसे ऊपरी वाला पंक्ति जो होता है बाईं ओर से अगर देखेंगे तो Q से शुरू होता है और 6 बटन QWERTY के क्रम में होता है, इसलिए इसे QWERTY कीबोर्ड के नाम से भी सामान्य रूप से इसे जाना जाता है। क्लियर। तो इसमें कुल बटनों की संख्या 104 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन जो है वो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ईस्वी के प्रथम शताब्दी में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अगर प्रथम बौद्ध संगति की बात किया जाए तो प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था वो अजात शत्रु के शासनकाल में राजगृह या गृह ब्रज में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में हुआ था राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन। क्लियर। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन जो है वह कालाशोक के शासनकाल में हुआ था और साबा कामी की अध्यक्षता में हुआ था। कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। क्लियर। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। फिर से एक बार ध्यान देंगे, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुआ था। महाकश्यप इसकी अध्यक्षता किए थे और अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। क्लियर। जबकि द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुई थी, कालाशोक के शासनकाल में हुई थी और साबा कामी इसके अध्यक्ष थे तथा यह वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति जो है 255 ईस्वी पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के शासनकाल में और मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे।
चतुर्थ बौद्ध संगति जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था तथा इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने निभाई थी और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? अशोक द्वितीय के नाम से इनमें से किस शासक को जाना जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक द्वितीय, तो अशोक द्वितीय जो है वह कनिष्क को जाना जाता है अशोक द्वितीय के नाम से। अशोक द्वितीय कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म में दिए गए योगदान के कारण इसे कहा जाता है, क्योंकि अशोक भी बौद्ध धर्म में बड़ा प्रचार प्रसार किया था, बड़ा सभ्य हुआ था बौद्ध धर्म को अपना के, जिसके कारण से कनिष्क भी जो थे वो बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया था, खूब योगदान दिया था इसके प्रचार प्रसार करने में, जिसके कारण से इसे द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? हालांकि द्वितीय अशोक की उपाधि अशोक के पुत्र दशरथ ने भी धारण किया था, और भी द्वितीय अशोक के उपाधि अशोक का पुत्र दशरथ ने, दशरथ जो अशोक का पुत्र था, इन्होंने भी यह उपाधि धारण किया था, उपाधि धारण की थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण 712 ईस्वी में किया था, और यह भारत पर कहां किया था? तो भारत पर सिंध प्रांत में किया था। सिंध प्रांत में भारत पर आक्रमण किया था, जो कि मुस्लिमों का भारत में पहला आक्रमण के रूप में जाना जाता है। इस आक्रमण का कारण श्रीलंका से आ रहे बगदाद के खलीफा का उपहार जो कि समुद्री डाकू द्वारा लूट लिया गया था, जिसके लिए अल हज्जाब ने हिंद क्षेत्र का शासक दाहिर को जिम्मेदार माना था, और इस कारण से सिंध प्रांत पर आक्रमण किया था। क्लियर? मोहम्मद बिन कासिम जो था वो ब्राह्मण राजा दाहिर को पराजित किया था 712 ईस्वी में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख कौन सी थी? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हुआ क्या था कि 19 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। इस रॉलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा दिया जाता है। बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील वाला कानून के नाम से भी जाना जाता है। इसी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जनसभा अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्रित हुई थी, और उसी पर निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश जनरल ओ डायर के द्वारा दे दिया गया था। इस रॉलेट एक्ट के विरोध में खड़ा हुए थे डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, जिसको गिरफ्तार कर दिया गया था, और इसी को छुड़ाने के लिए जनसभा एकत्रित हुई थी जलियांवाला बाग अमृतसर में। उसी पर जनरल ओ डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी थी। कब? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। इसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस दे दी थी। महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस दे दी थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर परिवार के ग्रहों के आकार के आधार पर किसे क्रम में रखा गया? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, दूसरा बड़ा शनि है, फिर वरुण है, फिर बुध। तो इसमें आपका आंसर जो आएगा वो आएगा बृहस्पति, शनि, वरुण और बुध। अरुण तो है नहीं, तो बुध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अक्षांश वह बृहद वृत्त बनाता है? तो अक्षांश, अब यह देखिए, यह हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी पर लेटा हुआ जो लाइन है उसे अक्षांश रेखा कहा जाता है। इसे अक्षांश रेखा कहा जाता है। बीच में जो है वह विषुवत रेखा है, इसे अक्षांश रेखा कहा जाता है। जबकि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा इसे देशांतर रेखा कहा जाता है। इसे देशांतर रेखा कहा जाता है, जबकि इन सभी को अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो सबसे बड़ा अक्षांश जो है वह विषुवत रेखीय अक्षांश रेखा सबसे बड़ा अक्षांश रेखा होता है, जिसकी एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश विषुवत रेखीय अक्षांश की दूरी जो होती है 111.32 किलोमीटर होती है।
अतः सबसे बड़ा अक्षांश जो है वह भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय है, विषुवत रेखीय अक्षांश है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ देती है? तो याद रखेंगे PPAN। पनामा नहर जो है वो प्रशांत महासागर और एटलांटिक महासागर को जोड़ देती है। तो प्रशांत महासागर और एटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर जो है वो है पनामा नहर। पनामा नहर का निर्माण जो किया गया था वो 1914 ईस्वी में किया गया था, जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। पनामा नहर पर पनामा देश का जो अधिकार हुआ वो 2000 ईस्वी में अधिकार हो गया था। पनामा नहर दो बंदरगाहों पर स्थित है, या दो बंदरगाहों को आपस में जोड़ देता है, कोलम बंदरगाह और पनामा बंदरगाह। क्लियर। पनामा नहर दो बंदरगाह को जोड़ देता है, कोलम बंदरगाह प्लस पनामा बंदरगाह को जोड़ता है पनामा नहर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव में विवाद अगर उत्पन्न हो जाए तो किसे संदर्भित किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को उसे संदर्भित किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाए ऐसी स्थिति में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष जो होता है वो एक केंद्रीय मंत्री होते हैं। क्षेत्रीय परिषद जो है वर्तमान समय में 6 प्रकार का क्षेत्रीय परिषद है। उत्तरी परिषद, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी और एक मध्य है, तथा ईस्ट तथा पूर्वोत्तर परिषद है। तो ये 6 वर्तमान समय में 1, 2, 3, 4 और 5 तथा 6 क्षेत्रीय परिषद वर्तमान समय में है, और इसकी अध्यक्षता जो है वह एक केंद्रीय मंत्री या फिर राष्ट्रपति। क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन करता है? गठन जो करता है वो राष्ट्रपति करते हैं, क्षेत्रीय परिषद का गठन। और इसका अध्यक्ष जो है वो गृह मंत्री। तो गृह मंत्री तो ऑप्शन में है नहीं, गृह मंत्री या राष्ट्रपति के द्वारा एक केंद्रीय मंत्री जो होता है वही क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करते हैं। तो गृह मंत्री नहीं है तो केंद्रीय मंत्री जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साओ पोलो किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो साओ पोलो जो है वो ब्राजील में कहवा का मतलब होता है कॉफी। तो ब्राजील में कहवा जो है वह साओ पोलो शहर जो है वो कहवा यानी कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में कहवा की मंडी ही कहा जाता है साओ पाउलो को। कहवा की मंडी कहा जाता है साओ पाउलो, जो कहां स्थित है? ब्राजील में स्थित है। क्लियर। अब विश्व का कहवा पात्र का मतलब बर्तन। विश्व का कहवा पात्र कहा जाता है ब्राजील को, क्योंकि ब्राजील में कहवा यानी कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। कहवा की मंडी साओ पाउलो को कहा जाता है, जबकि ध्यान दीजिएगा दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख सेंटोस पतन है। तो कहवा बंदरगाह अगर पूछेगा, बंदरगाह किसे कहा जाता है? तो सेंटोस बंदरगाह को कहा जाता है। सेंटोस बंदरगाह को कहवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, जो कहां स्थित है? दक्षिण अमेरिका में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत क्या है? प्रशासनिक व पुलिस 2 प्रकार की नागरिक सेवाओं का प्रावधान है। भारतीय व प्रांतीय 2 प्रकार की नागरिक सेवा का प्रावधान है। अखिल भारतीय, केंद्रीय व क्षेत्रीय 3 प्रकार की सेवाओं का प्रावधान करता है। यह अखिल भारतीय, केंद्रीय व राज्यीय 3 प्रकार की नागरिक सेवा को प्रावधान करता है। कौन इसमें आपका सही हो जाएगा? तो अखिल भारतीय, केंद्रीय व राज्यीय 3 प्रकार की नागरिक सेवाओं का प्रावधान करता है। ध्यान दीजिएगा, यह प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक में चर्चा किया गया है।
जिसमें अखिल भारतीय सेवा आईएएस, आईपीएस और आईएफएस को शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन का मेजबान शहर कौन है? इटली का वन शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागालैंड की कोन्याक जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले बसंत उत्सव को किस रूप में जाना जाता है? तो एओलोंग मोन्यू के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सक्षम साक्षी इसमें से नहीं है? सक्षम साक्षी नहीं है, वह निर्बुद्ध व्यक्ति जो है वो सक्षम साक्षी नहीं होता है, निर्बुद्ध व्यक्ति। क्लियर? अब ये सक्षम साक्षी जो है इसको क्या समझेंगे? सक्षम साक्षी का मतलब क्या हुआ? निर्बुद्ध व्यक्ति हुआ, सक्षम साक्षी ये नहीं होता है। अगर निर्बुद्ध व्यक्ति है या जड़ व्यक्ति है या जड़ व्यक्ति या निर्बुद्ध व्यक्ति है कोई, तो ना तो वह प्रश्न को समझ सकता है और न ही प्रश्न का उत्तर दे सकता है। अतः भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार कहता है कि जड़ व्यक्ति सक्षम साक्षी नहीं माना जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, दो क्वेश्चन भारतीय साक्ष्य अधिनियम से आ गया। 1872 ईस्वी में पारित हुआ था और इसमें कहा गया है कि कोई भी जड़ व्यक्ति हो या निर्बुद्धि वाला व्यक्ति हो वह सक्षम साक्ष्य नहीं हो सकता है, किसी चीज का साक्ष्य नहीं हो सकता है, प्रमाणिक तौर पर उसे नहीं माना जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है विधियों के समान संरक्षण से क्या अभिप्राय होता है? तो विधियों के समान संरक्षण से अभिप्राय है कि समान परिस्थिति वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाए, इसलिए इसे समानता का स्वीकारात्मक रूप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि ... में संचरण कर सकती है? तो गैस में, द्रव्य में और ठोस में सभी जगह संचरण कर सकती है। अगर कहीं नहीं संचरण कर सकती है तो निर्वात में संचरण नहीं करती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है ... का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग के मापने के लिए किया जाता है। तो स्पीडोमीटर जो है वह हवा की शक्ति, स्पीडोमीटर गति मापता है, गति को मापता है, लेकिन एनीमोमीटर हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? स्पीडोमीटर गाड़ी की गति को मापता है, गाड़ी की गति को मापने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर जो होता है वो ताप को मापता है, जबकि लैक्टोमीटर जो होता है वह दूध की शुद्धता को मापता है, दूध की शुद्धता को मापता है, दूध की शुद्धता को मापने के लिए लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, टॉर्च में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, वाहनों के हेडलाइट में परवलयाकार अवतल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन रियर व्यू दर्पण में, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि प्रतिबिंब इसमें छोटा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जैव वैज्ञानिक ने पोलियो का टीका विकसित किया था? पोलियो का टीका विकसित करने के लिए जाना जाता है जोनास एडवर्ड साल्क, जॉन ई साल्क के रूप में जाना जाता है, जो कि पोलियो के टीका को विकसित किया था। इंजेक्शन के रूप में इन्होंने पोलियो के टीका को विकसित किया था, जबकि एडवर्ड सेविन ने 1957 में मुख में लेने वाली पोलियो ड्रॉप की खोज किया था। तो यहां पे एडवर्ड सेविन लिख लेंगे, है नहीं ऑप्शन में, इसलिए एडवर्ड सेविन ने 1957 ईस्वी में पोलियो ड्रॉप 2 बूंद जिंदगी की किसने विकसित किया? एडवर्ड सेविन ने विकसित किया, जबकि जोनास एडवर्ड साल्क ने पोलियो के टीके की खोज पहली बार किया था। भारत में पोलियो टीकाकरण अभियान 1995 ईस्वी से भारत में पोलियो टीकाकरण अभियान चलाया गया था। ध्यान दीजिएगा, नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि 16 मार्च से ही भारत में पोलियो टीकाकरण की शुरुआत हुई थी। अतः 16 मार्च नेशनल
वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाया जाता है, जबकि वर्ल्ड वैक्सीनेशन डे 10 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है 10 नवंबर को। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में डॉट डॉट नामक उत्तक के कारण लचीलापन पाया जाता है। तो पौधों में लचीलापन कोलन काइमा के कारण पाया जाता है। पौधे जब हवा में झूमते हैं तो उसके डाल जो होते हैं, उसके तना जो होते हैं वो टूटते नहीं है, क्योंकि उसमें लचीलापन पाया जाता है। तो वह कोलन काइमा नामक टिश्यू के कारण ही यह संभव होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा स्क्लेरन काइमा जो होता है वह सेल मृत, लंबी और संकरी दोनों प्रकार की होती है और यह नोकीले होती है, तथा स्क्लेरन काइमा के कारण ही कठोरता पाई जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इसमें से कौन सा है? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो नॉर्टन, ऑप्शन नंबर ए, नॉर्टन जो है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। कुछ और भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है जो ACFE के रूप में, बिट डिफेंडर के रूप में, कैस्पेर्स्की के रूप में, सिमेनेटिक के रूप में और एवास्ट के रूप में और AVG के रूप में पाया जाता है। नॉर्टन के अलावा भी कुछ लिख लेंगे, इसमें होता है MCFE, इसके अलावा AVG, इसके अलावा AVAST, ये सभी जो होते हैं वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। XML का पूर्ण रूप होता है एक्सटेंजिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंजिबल मार्कअप लैंग्वेज XML का पूरा रूप होता है। और गूगल जो है वो एक प्रकार का सर्च इंजन होता है और सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग मालवेयर सॉफ्टवेयर का पता लगाने, रोकने, हटाने में प्रयोग किया था उसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं होता है? तो पेरिफेरल डिवाइस जो नहीं है वो मदरबोर्ड जो है वो एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं होता है। मदरबोर्ड अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक संयंत्रों जैसे कि लैपटॉप कह सकते हैं, कंप्यूटर आदि में लगा एक प्रिंटेड परिपथ के रूप में पाया जाता है। मेन बोर्ड और सिस्टम बोर्ड भी इसे मदरबोर्ड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नेटवर्क संपूर्ण देश में फैला हुआ है? वैन जो होता है, वाइल्ड एरिया नेटवर्क जो होता है वो संपूर्ण देश में फैला हुआ एरिया के रूप में जाना जाता है, जबकि लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है लोकल क्षेत्रों में सामान्य रूप से पाया जाता है, जो भवन, कैंपस में नेटवर्क के रूप में जोड़ने के लिए लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। सामान्यतः सबसे तेज नेटवर्क जो होता है वह लैन होता है। सबसे तेज नेटवर्क लैन होता है और वैन जो होता है वो वैश्विक स्तर पर नेटवर्क के रूप में जुड़ा हुआ होता है, जिसे WAN यानी वाइल्ड, इसे वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। क्लियर। तो ये 50 क्वेश्चन का सीरीज आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और रिवीजन आप निश्चित तौर पर करते रहिएगा फ्रेंड्स। अगर यह टेस्ट सीरीज आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई भी कमी रहता है तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम उसे सुधार करने का पूरा कोशिश करेंगे। बहुत बहुत